इस बीच में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है काका कालेलकर के अध्यक्षता में, और वो ऐसी रिपोर्ट देता है जिसकी वजह से ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाता है, और उनके पास जाति का आंकड़ा नहीं अवेलेबल है, तो किसी तरह से घुमा फिरा कर एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग इस बीच में बनता है, और जनगणना न होने के कारण कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता है। अब इसके बाद एक वर्ष आता है जनगणना का 1981 का। इस बीच में एक चीज और होती है कि जनता पार्टी की देश में सरकार बनती है, कांग्रेस इंदिरा गांधी हारती हैं, और जो मोरारजी भाई और उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इस सरकार ने एक फैसला किया कि हमको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना है, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। बीपी मंडल उसके चेयरपर्सन बनते हैं, और इसको मंडल कमीशन के नाम से देश जानता है, जिसकी वजह से इस देश में आज की तारीख में करीब करीब समझिए कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है ओबीसी को मंडल कमीशन की वजह से, और करोड़ों से ज़्यादा विद्यार्थी इस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो मंडल कमीशन का योगदान है 340 आर्टिकल से जो निकला है। तो मंडल कमीशन का गठन होता है, मंडल कमीशन अपना कार्य शुरू करता है, और मंडल कमीशन का कार्य अगली सरकार तक जाता है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। और इंदिरा गांधी का हमें इस बारे में शुक्रगुजार होना चाहिए कि मंडल कमीशन को वो भंग नहीं करती हैं और उसको वो होने देती हैं। प्रोएक्टिवली कांग्रेस ने मंडल कमीशन का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें काम नहीं किया, लेकिन होने दिया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में बिल्कुल शुरुआत के ही 2-3 पन्ने के अंदर आप देखेंगे तो बीपी मंडल ये लिखते हैं, और मंडल कमीशन ये लिखता है कि जाति जनगणना नहीं होने की वजह से हमारे पास जातियों के आंकड़े नहीं थे, और इस वजह से हमें इस रिपोर्ट को लिखने में काफ़ी दिक्कत हुई। हमारे पास ठोस आंकड़े नहीं थे, हमको 1931 के आंकड़ों के आधार पर काम करना पड़ा, कई सारे छोटे मोटे सर्वे के आधार पर काम करना पड़ा, क्योंकि आपके पास ओबीसी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर पॉलिसी तो है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आंकड़े नहीं है। मंडल कमीशन ने यह सिफारिश की कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें आपको जो तमाम जातियों के आंकड़े आपको इकट्ठा कर लेने चाहिए, जाति की जनगणना करानी चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण है। 1878, फिर 1881, फिर 1931, फिर 1951, फिर आपको 1991 का वर्ष आता है। तो 1991 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि जाति की जनगणना करा लेने का एक मौका था, जिसमें कि जाति की जनगणना कराई जा सकती थी। लेकिन उससे ठीक पहले वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट का वो हिस्सा लागू करते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा, और पूरे देश में बहुत उथल पुथल मचती है। और 1991 की जनगणना में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कास्ट का सेंसस कराया जा सके। तो 1991 आपका फिर निकल गया। ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, मैं आपको एक एक हिस्टोरिकल ईयर और उसका इपॉक बता रहा हूँ कि किस तरह से दिस थिंग प्रोग्रेस्ड एक्चुअली। तो इसके बाद का आपका पीरियड आता है 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना में ये संभव था कि जाति की जनगणना करा ली जाए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार मान चुकी थी, और ये सरकार का मैंडेट था कि जाति की जनगणना इसके बाद आपको करा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें आती हैं। एचडी देवेगौड़ा की सरकार अपने छोटे से कार्यकाल में कैबिनेट की एक बैठक करती है और ये फैसला करती है कि अगली जो जनगणना होगी 2001 की, इसमें हम कास्ट का सेंसस करेंगे। ये कैबिनेट का फैसला हो जाता है। भारत सरकार का फैसला भारत सरकार का फैसला होता है, चाहे वो बदलती रहे, कोई और सरकार आए जाए। तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि कास्ट सेंसस होगा। ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट्स पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन 2001 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाती है। याद कीजिए, 13 दिन की एक सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिस सरकार को मालूम है कि हमारा पतन हो जाना है, क्योंकि बहुमत उस सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुला लिया जाता है। 13 दिन की सरकार कुल मिलाकर सिर्फ 8 फैसले करती है, जिसमें एनरॉन का फैसला है, दाभोल पावर प्लांट का, और कई सारे और फैसले हैं। उन फैसलों में, कुल 8 फैसलों में एक फैसला यह है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर कितना सतर्क है और कितना अलर्ट है, और उसको लेकर उसका कितना विरोध है कि जो सरकार 13 दिन के लिए आई है, वो सरकार भी ये फैसला करके जाती है कि हमको कास्ट का सेंसस नहीं कराना है। वाजपेयी की सरकार ये फैसला करती है, और देवगौड़ा सरकार के फैसले को पलट देती है। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे भारत के, और उन्होंने ये फैसला किया कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। सेंसस हमेशा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इस तरह से 2001 का भी वर्ष निकल गया। तो आपको देखिए कि मंडल कमीशन के बाद, वो जनगणना के बाद जनगणना होती जा रही है,
उसके बगैर आपको पॉलिसीज बनते जा रही है। ओबीसी डेवलपमेंट फंड आ गया, केंद्र सरकार ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए राज्यों को पैसा दे रही है, लेकिन ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं, ओबीसी के कितने हैं पता ही नहीं है, किस राज्य को ओबीसी का कितना पैसा देना है कोई जानकारी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आज भी नहीं है। ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप देनी है आपको नहीं मालूम, क्योंकि ओबीसी के कितने विद्यार्थी हैं आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है अभी तक कि ओबीसी कितने हैं और उसके में कितने ग्रेजुएट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कितने लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, कुछ भी नहीं पता है। तो पॉलिसीज पर पॉलिसीज बनी जा रही हैं, लेकिन बगैर आंकड़े के। मतलब जैसे आप एक समझिए कि एक टनल में आप हैं, एक सुरंग में हैं जिसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन आपको चलना है। तो ये 2001 का वर्ष है, ये भी निकल गया। मैंने आपको बताया किस तरह से वाजपेयी गवर्नमेंट की वजह से, वाजपेयी के समय में ही वो जनगणना होती है, 2001 की, उस समय वाजपेयी जी की सरकार। इसके बाद की जनगणना आती है 2011 की। 2011 में हम जाति जनगणना के सबसे करीब पहुंच गए थे, जिस समय की जाति की जनगणना हो सकती थी। 2011 को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूं। तो ये जो 2011 का वर्ष था, इससे पहले भारत में ओबीसी के अंदर में, क्योंकि देख रहे थे ओबीसी देख रहे थे कि लगातार पॉलिसीज बनने में दिक्कत हो रही है, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, स्कॉलरशिप्स नहीं मिल रही हैं, ओबीसी को बैंक का लोन नहीं मिल रहा है, ये सारे सवाल, ओबीसी बिजनेसमैन को बिजनेस करने में दिक्कत आ रही है, ये सारे सवाल उठने लगे थे, खास करके तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, जहाँ पर ओबीसी की चेतना बहुत ज़्यादा है, केरल में, फिर आपको एक लेवल तक महाराष्ट्र में, जहाँ ओबीसी बहुत जागरूक हैं। इन सारे राज्यों में जो ज़्यादा पढ़े लिखे राज्य भी हैं, यहाँ से ओबीसी के सेंसस की मांग उठने लगी थी बहुत एग्रेसिव तरीके से, जोरदार तरीके से। तो इसको लेकर पार्लियामेंट में एक बहस आयोजित होती है 6 और 7 जून 2010 में, और इसमें 40 के आसपास, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर 42 है, इतने वक्ताओं ने इसमें अपनी बात रखी। 2 दिन पूरी बहस चलती है, लगभग 10-10, 12-12 घंटे की बहस है, और इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े टावरिंग, बहुत दिग्गज पार्टिसिपेट करते हैं। आपको इसमें लालू यादव पार्टिसिपेट करते हैं, गोपीनाथ मुंडे पार्टिसिपेट करते हैं बीजेपी की तरफ से, सीपीएम की तरफ से रामचंद्र दोम पार्टिसिपेट करते हैं, शरद यादव इसमें पार्टिसिपेट करें इस बहस में, हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं, आपको संदीप दीक्षित हैं कांग्रेस की तरफ से, सारी पार्टियां, आपको बीएसपी की तरफ से दारा सिंह चौहान थे इसमें, सपा की तरफ से इसमें आपको मुलायम सिंह यादव, जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो ये सारे नेता के 40 अलग अलग जो नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और 6 और 7 जून की आप पार्लियामेंट की अगर कार्यवाही वेबसाइट पे देखेंगे, लोकसभा की साइट पर, तो आपको दिखेगा कि इसमें हर नेता ने, हर वक्ता ने कास्ट सेंसस का सपोर्ट किया, और भारत में पहली बार लोकसभा के अंदर में कास्ट सेंसस कराने पर आम सहमति बन गई। अब जब आम सहमति बन ही गई तो मनमोहन सिंह ने, उससे पहले आपको यूपीए की मीटिंग होती है जिसमें सोनिया गांधी कहती है कि कास्ट सेंसस हमें कराना पड़ेगा, कराना चाहिए। इसके बाद मनमोहन सिंह इसकी घोषणा करते हैं लोकसभा में आके कि लोकसभा की जो भावना है, हाउस का जो सेंस है, इसके हिसाब से सेंसस से जुड़ा हुआ फैसला कराया जाएगा। तो सारे लोग निश्चिंत हो गए। इसमें बहुत, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जमीनी काम किया है, जैसे जनहित अभियान जैसे संगठन है, भाई राजनारायण है, इन सारे लोगों ने दिल्ली में बहुत सारे सेमिनार कराए। महाराष्ट्र में आंदोलन चला कि अगर जाति की जनगणना नहीं होगी तो हम जनगणना कर्मियों को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। तमाम तरह के आंदोलन इस बीच में चले, और आपको खास करके साउथ में तो बहुत इसको लेकर बहुत एग्रेसिव किस्म का मूवमेंट चला। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अपने अधिकारों को लेकर सचेत लोग हैं। तो पूरे देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बन जाता है, और लगता है कि 2000 ऐसा समझ में आया हम सारे लोगों को कि 2011 में जाति की गिनती होगी। हम सारे लोग बेफिक्र थे कि हो गया, सरकार का फैसला हो गया, अब संसद से ऊपर क्या है इस देश में। लेकिन संसद से ऊपर इस देश में एक और चीज़ है, वो है इस देश में कास्ट की सत्ता, सामाजिक सत्ता। बहुत सारे फैसले होते हैं सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के, जो लागू नहीं होते हैं क्योंकि समाज की सत्ता उसके खिलाफ होती है। और जो समाज की सत्ता है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, इन सारे इंस्टीट्यूशन के जरिए रिफ्लेक्ट होती है। तो मीडिया ने इसके बाद कास्ट सेंसस के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाना शुरू किया, और ब्यूरोक्रेसी उसमें एक्टिव हुई। जो उस समय सेंसस कमिश्नर थे चंद्रमौली साहब, उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट भेज दी कि हम नहीं करा पाएंगे, संभव नहीं है। चिदम्बरम साहब उस समय होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हाँ लगता तो है कि नहीं हो पाएगा। वित्त मंत्री थे उस समय प्रणब मुखर्जी, उनके नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया विचार करने के लिए, भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इन सारे लोगों ने षड्यंत्र करके, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस पर ये पाप है उन पर
कि उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी 2011 में, जबकि इसको लेकर उनके पास कंसेंसस था, आम सहमति थी, कोई विरोध नहीं हो रहा था। इसके बावजूद उन्होंने जाति की जनगणना नहीं होने दी कांग्रेस की सरकार ने उस समय, और उन्होंने यह फैसला किया कि 2011 की जनगणना में कास्ट की गिनती नहीं करते हैं, कास्ट के लिए एक अलग से सेंसस करा देते हैं। इसके लिए उन्होंने 3000 करोड़ का बजट भी सैंक्शन कर दिया। और जो बीपीएल सेंसस उस समय चल रहा था उसमें उन्होंने कहा कि कास्ट को भी बीपीएल सेंसस के साथ, सर्वे के साथ करा लेते हैं। अब सर्वे और सेंसस अलग अलग तरह की चीज़ है, जाहिर है, लेकिन कांग्रेस ने ये काम किया और उन्होंने भारत में जाति की जनगणना नहीं होने दी और एक फर्जी किस्म की गिनती का एक सिलसिला शुरू कर दिया। और त्रिपुरा के एक गांव से उन्होंने इस सेंसस की शुरुआत कर दी, जिसमें कि कोई टाइम लिमिट नहीं थी। भाई सेंसस में होता तो 28 दिन में पूरा हो जाता, 1 फरवरी को शुरू होता, 28 फरवरी को जनगणना खत्म हो जाती, 28 दिन में आपके आंकड़े आ जाते, दूसरे साल से आपके पास आंकड़े आने शुरू हो जाते। इन्होंने एक ऐसी जनगणना शुरू करा दी जिसका कोई टाइम लिमिट नहीं थी, जिसमें सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होते थे, जिसको सेंसस एक्ट 1948 से के अंदर भी नहीं रखा। इसकी वजह से आप इसमें शिक्षक नहीं इंक्लूड कर सकते हैं। जो मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके तहत यह है कि सेंसस और इलेक्शन के अलावा किसी काम में आप सरकारी शिक्षक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो आपने शिक्षकों को इन्वॉल्व नहीं किया, आपने ये काम किनको दे दिया? आंगनवाड़ी वर्कर को, एनजीओ वर्कर को, प्राइवेट कंपनियों को, लोगों को आपने लगा दिया कि सेंसस करके आओ। अभी एक आदमी, आप समझिए कि यूपी में कानपुर का एक आदमी है, वो गोरखपुर में जाके सेंसस कराया। वही शिक्षक जब जनगणना करता है तो अपने जिले में, अपने इलाके में जाता है, उसको पता होता है कौन क्या है। अब बाहर का एक आदमी, एनजीओ का कर्मी, आंगनवाड़ी का कर्मचारी, इन सबको भेजकर कांग्रेस की सरकार ने जनगणना शुरू करा दी। उसका बजट लंबा होता चला गया, साल दर साल खींचते चला गया। इस बीच में मनमोहन सिंह की सरकार चली गई और मोदी जी की सरकार आ गई। अब मोदी जी की जो सरकार आई, उन्होंने कहा कि यस, सेंसस चल रहा है, होने देते हैं। अब एक साल उनका भी निकल गया। अब इसके बाद उन्होंने तमाम जनगणना कहा कि अब जनगणना तो पूरी हो गई, कितना खींचते उसको, 5 साल तक जनगणना चलती रही, जो काम 28 दिन में पूरा होता है। आप समझ रहे हैं कितना षड्यंत्र इसके पीछे है। तो इसके बाद अब आंकड़े आ गए। अब अरुण जेटली एक दिन अचानक से दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जाति की जनगणना तो हो गई है, लेकिन उसमें 9 करोड़ गलतियां आई हैं और 43 लाख जातियों की लिस्टिंग हो गई है। अब इस जनगणना का हम क्या करें? तो जनगणना की रिपोर्ट जारी नहीं हो पाएगी। तो लेकिन अब 5000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, 4893 करोड़ रुपए एग्जैक्ट अगर फिगर आपको बताऊं तो 4893 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जनगणना हो गई, लेकिन आंकड़े तो जारी नहीं हो सकते क्योंकि 9 करोड़ गलतियां हैं और 43 लाख जातियां और गोत्र के नाम आ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो नीति आयोग है उसके डिप्टी चेयरपर्सन प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया की एक कमेटी बना देते हैं। ठीक है भाई साहब, तो अरविंद पनगड़िया की कमेटी बन गई। उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय कमेटी बना देते हैं। ठीक है, तो लेकिन अब बाकी 3 कमेटियों में तो बाकी 2 मेंबर की घोषणा करनी पड़ेगी। तो मोदी सरकार ने बाकी 2 कमेटी के मेंबर की घोषणा कभी की ही नहीं। 2 साल बाद अरविंद पनगड़िया साहब दरअसल आए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं कि भारत की इकोनॉमी को चलाएंगे, इसका जिम्मा संभाला था। भारत की इकोनॉमी जब गिरने लगी, अस्त व्यस्त होने लगी, तो अरविंद पनगड़िया ये नीति आयोग का काम छोड़ के वापस अपनी नौकरी में चले गए। भाई अपनी नौकरी बचाओ, नीति आयोग के चक्कर में पता चला बदनामी भी होगी दुनिया भर में कि अर्थव्यवस्था संभली नहीं, डिमोनेटाइजेशन वगैरह हो गया है, जीएसटी होने की वजह से अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, तो कोलंबिया भागो। अब अरविंद पनगड़िया साहब, जिनको जिम्मा था कि कास्ट सेंसस की गड़बड़ियों को ठीक करके सेंसस की रिपोर्ट जारी करनी है, अरविंद पनगड़िया साहब वापस भाग गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और पनगड़िया कमेटी की कोई बैठक हुई नहीं, एक भी बैठक नहीं हुई, क्योंकि बाकी 2 सदस्यों के नाम मोदी साहब ने अनाउंस ही नहीं किए थे। तो उसके बाद एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज आती है, जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है, कास्ट सेंसस का 4893 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अब इससे जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा नहीं आएगा। तो ये मतलब जाति जनगणना की मांग पर भी इन्होंने 4893 करोड़ रुपए खा लिए और एनजीओ को बांट दिया, हैंड हेल्ड डिवाइस खरीद लिए जिसको बाद में फेंक दिया गया, और कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ का इसमें घोटाला भी हो गया और आंकड़े भी नहीं आए। तो 2011 की जनगणना इस तरह से आपकी खराब हो गई। अब 2021 आ गया, अब इसके बाद का समय आखिरी जनगणना। इसमें एक इससे पहले 2018 में, क्योंकि 2019 में आपको चुनाव होना है, 2019 में चुनाव से पहले एक दिन राजनाथ सिंह अचानक से एक दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि अगली जो जनगणना होगी उसमें हम ओबीसी की गिनती कराएंगे।
ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, सारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप राजनाथ सिंह और ओबीसी सेंसस डालेंगे अगर गूगल सर्च में तो वो रिपोर्ट निकल के आ जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडियन एक्सप्रेस हर जगह रिपोर्ट हुई है। तो उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना तो हम कराएंगे जी। बहुत अच्छा, आपको चुनाव से पहले ओबीसी को लुभाना था तो आपने बोल दिया, अब 2019 का चुनाव आपने जीत लिया। और नरेंद्र मोदी ने अपनी हर तीसरी सभा में कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच हूँ। प्रियंका गांधी मुझे नीच क्यों कहती है, मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूँ तो क्या मैं नीच हूँ, मैं पिछड़ी माँ का संतान हूँ, ये करने लगे मोदी साहब अपने हर तीसरे चौथे भाषण में। तो ये करते हुए और ओबीसी सेंसस हम कराएंगे और ओबीसी आयोग को हम संवैधानिक दर्जा देंगे वगैरह वगैरह करके इन्होंने 2019 का चुनाव सांप्रदायिक माहौल में पुलवामा के बाद एक राष्ट्रवाद का उभार करके और ये ओबीसी का सवाल और ओबीसी का कि हम ही असल में हैं करके उन्होंने चुनाव अपना निकाल लिया। अब इसके बाद 2021 में जनगणना सामने आ गई। अब भाई कराना पड़ेगा, ओबीसी का सेंसस आपने अनाउंस किया है, भारत सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री ने अनाउंस किया है, तो आपको कराना चाहिए। लेकिन अब 2021 का जो क्वेश्चनर हम सबके सामने है उसमें हम देखते हैं कि जनगण जाति का कॉलम फिर गायब। अब लोगों ने पूछा ये क्या हुआ, तो सरकार के मुंह अब सिल गए हैं, जिप, मतलब अब कुछ नहीं बोलना इस बारे में, चुपचाप। अब इस तरह से आप देखेंगे तो 2021 में भी जनगणना नहीं होगी। ओबीसी से रिलेटेड रिजर्वेशन से लेकर ओबीसी डेवलपमेंट फंड, ओबीसी स्कॉलरशिप, ओबीसी का राज्यों को दिया जाने वाले विकास का पैसा, सब कुछ होगा। ओबीसी से रिलेटेड पॉलिसीज बनेंगी। इस बीच में ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी पॉलिसीज बन गई कि 10% रिजर्वेशन देंगे। अब किसी राज्य में जो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो जातियां आती हैं या जो वर्ग आते हैं उनमें किसी राज्य में 3% है, किसी में 5% है। वहां आपने केंद्र सरकार ने धक्का लगा के हर राज्यों में 10% रिजर्वेशन लागू करवा दिया। अब जैसे तमिलनाडु में 3% है अपर कास्ट, वहां जब कहा गया कि वे 10% रिजर्वेशन दो तो तमिलनाडु सरकार, उस समय एनडीए की सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं दे सकते और डीएमके ने विरोध कर दिया। तो तमिलनाडु में आज भी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं है, आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो किसी ने जगह कहा हमने यहाँ 3% है, किसी ने कहा 4% है, आप कैसे 10% आरक्षण दे दें उनको। छत्तीसगढ़ में 3 से 4% अपर कास्ट के लोग होंगे और वहां उन्होंने 10% रिजर्वेशन लागू कर दिया ईडब्ल्यूएस का। तो ये अगर आंकड़े होते तो आप ये आरक्षण नहीं लागू कर पाते। तो ये इन आंकड़ों के बगैर पॉलिसीज बन रही हैं। आप देखिए, मतलब जस्ट सी द ऑडासिटी ऑफ द सिचुएशन। They have policies for OBCs, they have policies for upper caste, but they don't have any empirical data to support these policies. अभी इन पॉलिसीज को बगैर डाटा के चलाया जा रहा है। 2021 में आप फिर नहीं कराना चाहते हैं। अब इसकी वजह से देखिए 3 से 4 बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। ये जनगणना की हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं अपने इस पूरे वक्तव्य का पहला हिस्सा मेरा कंप्लीट हो गया हिस्ट्री से जुड़ा। तो जनगणना के आंकड़े के बगैर पॉलिसीज बन रही हैं। 2021 की जनगणना में फिर से कास्ट का कॉलम नहीं है, सिर्फ SC ST से उनकी कास्ट पूछी जाएगी। अपर कास्ट से भी नहीं पूछी जाएगी, जिसको अपर कास्ट बोलते हैं, सवर्ण बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, जिसको जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या सुदामा कैटेगरी, जो भी नाम आप देना चाहें उनसे भी नहीं पूछा जाएगा और ओबीसी से नहीं पूछा जाएगा। इस बीच में लेकिन लाइव स्टॉक सर्वे हो रहा है, मतलब मवेशियों का सर्वे हो रहा है, उनकी जनगणना हो रही है। भारत में आज की तारीख में कितने भैंस हैं, भारत सरकार से पूछें तो भारत सरकार बता देगी कि हमारे यहाँ जो 2019 का लाइव स्टॉक सर्वे है उसके हिसाब से हमारे पास हमारे देश में इतनी भैंस है, इतनी गाय हैं, इतने सुअर हैं, इतने घोड़े हैं, ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस देश में कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने ओबीसीज हैं, कितने यादव हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने कुम्हार हैं, कितने मल्लाह हैं, जिसके आधार पर आपको पॉलिसीज बनानी है, उसका आंकड़ा नहीं है। तो ये आपकी सिचुएशन है, यहां पर आप हैं। इसकी वजह से 3-4 जो बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ये मेरे वक्तव्य का दूसरा हिस्सा है। इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि जो ओबीसी का आरक्षण है वो लगातार खतरे में है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ मामला हर समय जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये पूछता है कि आंकड़े कहाँ हैं ओबीसी से जुड़े हुए, आप इनको इतना आरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो हर बार आपको आरक्षण बचाना पड़ता है। और लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं कहता है सरकार को कि कास्ट सेंसस करा लो, क्योंकि आप जानते हैं इस देश में न्यायपालिका का किस तरह का चरित्र है और कॉलेजियम से किस तरह के जज आ रहे हैं। लगातार जो आपको भारत में जो सवर्ण जज हैं उनसे ये कोर्ट्स भरे पड़े हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो वो हमेशा आपको ओबीसी का जो आरक्षण है इसको वो सवालों के दायरे में रखता है, क्योंकि आपके पास आंकड़े नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है, बार बार आ रही है। जैसे महाराष्ट्र में भी क्वेश्चन आया कि महाराष्ट्र में
जो स्थानीय निकाय हैं ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास आंकड़े हैं ना कुछ है, आप कैसे ओबीसी का आरक्षण दे सकते हैं। और इस वजह से वहां पर 5 या 6 जिलों में स्थानीय निकायों में ओबीसी का आरक्षण इस समय रद्द है आज की तारीख में। ये इस तरह के सवाल आपको खड़े हो रहे हैं। पहला मामला तो ये है। दूसरा मामला जो दिक्कत आ रही है वो कि भारत में कई सारी जातियां इस समय डिमांड कर रही हैं कि हमको ओबीसी के अंदर रखो, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारी शिक्षा का स्तर नहीं है, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमको आप आरक्षण दो। इस तरह के कई आंदोलन, जिसमें जाट आंदोलन है नॉर्थ इंडिया में, आपको इसमें पाटीदार का आंदोलन है गुजरात का, इसमें आपको कपू का आंदोलन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, इसमें मराठा आरक्षण है, आपका मराठा आरक्षण का सवाल है महाराष्ट्र का। ये सारी जातियां ये डिमांड कर रही हैं कि हमें ओबीसी आरक्षण दो या आरक्षण दो कम से कम। लेकिन भारत सरकार इनको आरक्षण नहीं दे रही है और ये बता भी नहीं रही है कि आपको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। तब ये जातियां क्या करती हैं, ये जातियां फिर आंदोलन कर रही हैं, सरकार की बाह मरोड़ने की कोशिश कर रही है। और जब ये आंदोलन करती हैं तो सरकार फायरिंग कर देती है। जाट का आंदोलन हो सरकार फायरिंग कर देगी, पाटीदार आंदोलन हो सरकार फायरिंग कर देगी, मराठा आंदोलन हो सरकार दमन कर देगी, लाठीचार्ज कर देगी। गुर्जर का आंदोलन हो कि भाई हमारा पिछड़ापन ज्यादा है, हमको एक स्पेशल आरक्षण में लाओ, गुर्जर आंदोलन पर सरकार फायरिंग कर देगी। तो ये असल में जब आपके पास आंकड़े न हो, आपके पास फैक्ट न हो, आपके पास मराठा से जुड़े हुए आज की तारीख में अगर आंकड़े होते तो क्या होता है। भाई मराठा सरकार बताती कि देखो आप हो 30% महाराष्ट्र में और आप सरकारी नौकरी में हो इतने, आपका रिप्रेजेंटेशन है इसलिए हम आपको आरक्षण नहीं देंगे। या बताते कि देखो आपकी संख्या इतनी है लेकिन आप सरकारी नौकरी में काफ़ी कम हो, आपकी शिक्षा का भी स्तर बहुत कम है, हम आपको आरक्षण देते हैं। ये दोनों तरीके का फैसला तब होता जब आपके पास आंकड़े होते। आप जाटों को बताते कि भाई हाँ आप तो ठीक ठाक जमींदार माने जाते हो लेकिन सरकारी नौकरियों में तो आप गायब हो, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, आप में सामाजिक पिछड़ापन भी है, इसकी वजह से हम आपको आरक्षण देना चाहते हैं। या कहते नहीं आपकी पर्याप्त सरकारी नौकरियां, आप शिक्षा में काफ़ी मजबूत हैं, आपके पास जमीन है, आपके पास पक्का मकान है, आपके आंकड़े ये हैं, ये दिस इज योर कास्ट एंड दिस इज योर अदर सोशियोलॉजिकल फिगर्स, दिस इज योर डाटा एंड वी आर गोइंग टू गिव यू और नॉट गोइंग टू गिव यू रिजर्वेशन। सो ये पॉलिसीज आपकी बन सकती हैं अगर आपके पास डाटा हो। इस वजह से पूरे देश में जाति युद्ध छिड़ा हुआ है क्योंकि सरकार के पास आंकड़े नहीं है। सरकार अपने एम्पेरिकल डाटा के बेसिस पे ये नहीं कहने की स्थिति में नहीं है कि आपको हम आरक्षण देंगे या नहीं देंगे और उसका कारण बताने की स्थिति में नहीं। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या, सरकार ने ओबीसी एक सोशल पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर जब मंडल कमीशन के बाद से इमर्ज हुआ, इसको तोड़ने के लिए या और अच्छी नीयत भी हो सकती है, ओबीसी का बंटवारा करेंगे। ये सरकार ने फैसला किया 2017 में, मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन अनाउंस कर दिया कि हम एक कमीशन बनाएंगे। हाईकोर्ट के जज रोहिणी की अध्यक्षता में एक रोहिणी कमीशन बना दिया। अब रोहिणी कमीशन को यह फैसला करना था कि कौन सी जातियां जो ओबीसी की हैं उनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल गया और उसको कम लाभ मिल गया, तो ज्यादा मिल गया उसको आप एक अलग कैटेगरी में डाल के कम आरक्षण देके उनको समेटो, जिनको ज्यादा लाभ मिल गया उनको अलग जगह समेटो और उनको भी थोड़ा कम हिस्सा दो, मतलब बिना अलग अलग कैटेगरीज में बांट दो आप ओबीसी को। अब ये ओबीसी कमीशन, इसको रोहिणी कमीशन को ये भी आर्टिकल 340 के तहत बना दिया गया। इसमें आपको बजाज साहब एक आरएसएस के नेता हैं, इन सबको शामिल करके आपने कमीशन बना दिया। अब इस कमीशन को अपनी रिपोर्ट देनी थी 6 महीने के अंदर में, लेकिन 6 महीने के अंदर में रिपोर्ट देते कहाँ से, इनके पास तो आंकड़ा था ही नहीं। तो इन्होंने फिर सर्वे कराना शुरू कर दिया। सरकारी दफ्तरों से आंकड़े तो उन्होंने सच्चे झूठे इकट्ठा कर लिए और उन्होंने एक रिपोर्ट बना भी ली। उसके आधार पर उन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में कुर्मी जो है उनको सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है और दक्षिण भारत में वोक्कालिगा और थेवर और कुछ जातियां हैं, उनका नाम लिया उन्होंने कि ये जातियां हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा है, यादवों के पास बहुत ज़्यादा आरक्षण आ गया है। तो अलग अलग उन्होंने शायद संभवतः कुशवाहा और स्वर्णकार इन जातियों के पास, और जो जिन राज्यों में जाट आरक्षण है जाटों को बहुत मिल गया है, इस तरह का उन्होंने एक रिपोर्ट मीडिया में लीक करा दी जो सारी मीडिया में छपी। फिर तो इसके आधार पर जातियों के बीच में आपस के झगड़े शुरू हो गए कि भाई आप तो भाई कुर्मी साहब आप तो बड़ा आरक्षण खा गए और वोक्कालिगा साहब वोक्कालिगा आप तो बड़ा आरक्षण खा गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। लेकिन कोई आंकड़ा नहीं है। भाई ये भी तो संभव है कि कर्नाटक में वोक्कालिगा बहुत बड़ी जाति है, 20% उनकी संख्या है और 20% वोक्कालिगा ने अगर 18% नौकरियां खा भी ली, ले भी ली, तो कौन सा अत्याचार कर दिया। ये भी तो संभव है कि कुर्मी यादव या जो उत्तर प्रदेश या बाकी राजस्थान में जाटों की अच्छी खासी संख्या है और उनको उतनी संख्या के अनुपात में नौकरी मिली हो, ये भी तो संभव है। तो ये आंकड़े ना हो तो आप कहेंगे कैसे। भाई आपको इस समय इन जातियों का ना नंबर मालूम है,
न इनके शिक्षा में स्तर मालूम है, न इनके सरकारी कर्मचारी कितने ये मालूम है। आप मनमाने तरीके से मोदी सरकार ने जाति युद्ध लगाने के लिए रोहिणी कमीशन बनाकर किस जाति ने ज्यादा खा लिया, किस जाति ने कम खा लिया, इसके आंकड़े जारी कर दिए और जातियों के अंदर में अविश्वास पैदा करा दिया। और जातियों को जैसे धर्म के आधार पर तो झगड़ा कराते हैं, दरअसल इन्होंने जातियों के अंदर ज्यादा झगड़ा पैदा कराए हैं मोदी सरकार ने। तो ये एक बड़ी समस्या तीसरी पैदा हो गई, तीसरी समस्या। चौथी समस्या, आपको इस समय ओबीसी को कितना संसाधन में हिस्सा दिया जाए ये आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास इस पास के आंकड़े नहीं है कि ओबीसी के पास कितना बैंक खाते हैं, ओबीसी के ने बैंक में जमा कितने कराए और उनको लोन कितना मिला। मोटे तौर पर यह आंकड़ा है, अंदाजा है कि ओबीसी भारत में वो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा पैसा बैंक में डालता है और बैंक से जो लोन मिलता है उद्योग और व्यवसाय करने के लिए उसमें उनकी हिस्सेदारी 3 से 4% है। तो ओबीसी बैंक में पैसा तो डाल रहा है, जमा तो करा रहा है, उसको वापस मिल ही नहीं रहा है। बिजनेस कहां से करेगा ओबीसी? तो ये आंकड़ा अगर होता तो आज की तारीख में ओबीसी मांग लेता कि भाई हमें बैंक लोन दो, क्यों नहीं दे रहे हो? मतलब आप विजय माल्या को आप पहले 3,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, फिर 5,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, 9,000 लोन देते हो, नहीं चुकाता है, विदेश भाग जाता है, उसको आप लोन पे लोन दिए जा रहे हो और ओबीसी के बिजनेसमैन को आप लोन तो दे नहीं रहे हो। तो ये डिमांड पैदा होती, क्योंकि ये अगर ओबीसी के आंकड़े होते, आंकड़े है ही नहीं। या ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? इस समय सिर्फ 300 स्कॉलरशिप मिलती है। केंद्र सरकार भारत में कम से कम 70 करोड़ ओबीसी के लिए सिर्फ 300 हायर एजुकेशन के लिए जो राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है 300 आपको स्कॉलरशिप देती है। भाई ओबीसी डिमांड कर सकता है कि भाई कम से कम 3 लाख दो स्कॉलरशिप, और हमको ओवरसीज के लिए तो आप स्कॉलरशिप ही नहीं देते हो पढ़ने के लिए। ओबीसी कितने जाते हैं इसका आंकड़ा ही नहीं है। और ओबीसी अगर 27% है तो 3 लाख अगर जाते हैं तो 60,000 बच्चों को आप स्कॉलरशिप दो, आप एक भी स्कॉलरशिप नहीं देते हो विदेश में पढ़ने के लिए। तो ये सारी डिमांड आएंगी वहां से जहां से ये डाटा होगा, तो ये डाटा ये इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कास्ट का फिगर नहीं है, कास्ट का सेंसस आंकड़ा नहीं है। इवन ईडब्ल्यूएस के अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के अंदर में अगर 15 जातियां हैं तो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जाति जो है वो लगभग आधा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण खा जा रही है। जो अब आपको सिविल सर्विस वगैरह के जो नाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का सारा आरक्षण तो लगभग आधा आरक्षण तो एक जाति खा जा रही है ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का अगर आपको उन जातियों का भी अगर आंकड़ा होता, कंप्रेहेंसिव कास्ट सेंसस होता, तो ये आंकड़ा भी आता, आप ईडब्ल्यूएस को भी 2 हिस्से में बांटते या 3 हिस्से में। तो ये सारे सवाल हल तभी होंगे जब कास्ट का क्वेश्चन आएगा, जाति का सवाल सेंसस में पूछा जाएगा। और इस जनगणना को किसी अलग सर्वे के जरिए नहीं, सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना के अंदर इंक्लूड कराया जाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत में जनगणना के सवाल पर बहुत बड़ी जागृति हो। इस बार ये सवाल उठना चाहिए कि अगर कास्ट की सेंसस आप नहीं करा रहे हैं तो जनगणना कर्मियों का हमारे घर में स्वागत नहीं है, आप करा लीजिए, गिन लीजिए जिनको गिनना है। ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के स्टिकर बने और ये डिमांड हो। आप अपने जनप्रतिनिधियों से मिलें, उनको कहें कि कास्ट सेंसस जब पिछली लोकसभा में आम सहमति थी, बीजेपी से लेकर कांग्रेस से लेकर लेफ्ट से लेकर सारी पार्टियां जिस पे सहमत थी, बीएसपी से लेकर एसपी और आरजेडी और डीएमके से लेकर एआईडीएमके और टीआरएस सब सहमत थी जिस सवाल पर, उस सवाल को क्यों नहीं सरकार हल कर पा रही है। इस सवाल को पूछा जाना चाहिए कि क्यों ये सारा जो मामला है आप कास्ट का सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं, किस चीज़ से डर रहे हैं, क्या पता चल जाएगा? भाई यही तो पता चल जाएगा ना कि अपर कास्ट का रिसोर्स में ज़्यादा कब्जा है, क्या आज हमें नहीं मालूम है? मतलब ऐसी कोई बात है क्या कि जो हमें अब पता चल जाएगी? तो आप इस कास्ट सेंसस करा लीजिए। मतलब इससे क्या दिक्कत है? आप रिलीजन के आधार पर दंगे होते हैं, आप रिलीजन का आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई कास्ट के आधार पर कम से कम दंगे तो नहीं होते ना। आपने लैंग्वेज के आधार पर इतने दंगे हुए, लैंग्वेज के आधार पर राज्य बन गए, राज्यों के अंदर इतने हिंसक आंदोलन हुए। लैंग्वेज तो आप गिनते हैं, हर आदमी से लैंग्वेज पूछते हैं। तो आप जब रिलीजन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे चीज़ें पूछ रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको कास्ट का भी सेंसस कराना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं, सारे न्याय पसंद लोगों के लिए। नजर जनगणना का सवाल असल में सिर्फ रिजर्वेशन का क्वेश्चन भी नहीं है, इसको बहुत असल में रिड्यूस करके देखा जा रहा है। जनगणना दरअसल 10 साल में आपके पास एक मौका है कि समाज और देश के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, इसके बाद आप अपनी पॉलिसी के हिसाब से देश चलाओ। आप जनगणना ही नहीं करोगे तथ्यों के आधार पर। आप कल्पना कीजिए ना कि अमेरिका में एक सेंसस हो रहा है और अमेरिका में सेंसस हो रहा है और कह रहा है कि ब्लैक्स और हिस्पैनिक्स को तो गिन लेंगे लेकिन व्हाइट्स को नहीं गिनेंगे।
मतलब ऐसी जनगणना हो सकती है क्या? मतलब अमेरिका, ये किसी भी देश में ऐसी जनगणना हो सकती है क्या कि 2 कैटेगरी को हम गिनेंगे नहीं और इन 2 कैटेगरी को गिन लेंगे? मतलब किस यूरोपीय देश में आज की तारीख में ऐसी जनगणना हो सकती है कि इन कैटेगरीज को गिनेंगे और बाकी की गिनती करेंगे ही नहीं? तो ये असल में एक जो जनगणना का प्रश्न है, ये एक आंकड़ा जुटाने की एक्सरसाइज है, ये रिजर्वेशन की एक्सरसाइज नहीं है। इसके ये फॉल आउट हो सकते हैं, ये इसका रिपरकशन हो सकता है, ये इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है, इसका ऑफसूट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आरक्षण का मामला नहीं है। इसके अलावा हजारों ऐसे सवाल हैं जो आंकड़ों से जुड़े हुए हैं, जो आंकड़ा इकट्ठा कर लेना चाहिए, फिर आप उसका चाहे जो करें। सरकार तो भाई ठीक है ना, आपके पास आंकड़े इकट्ठा हो गए थे अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने तो आरक्षण नहीं दिया ओबीसी को, तो आपके पास आंकड़े हों, उसके बाद आप पॉलिसी बनाइए। भाई ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आपको 10% देना है, ये 10% क्यों है, 9% क्यों नहीं है, 11% क्यों नहीं है? मतलब आपके पास कौन सा आंकड़ा था जिसके आधार पर आप ये 10% के फिगर पर, हाउ यू रीच्ड एट दिस फिगर? What is the empirical data you had in your mind or whatever in your census or survey? क्यों 10% दिया आप? भाई हो सकता है 3% देना चाहिए था, या हो सकता है 15% देना था। मतलब आपने 10% क्यों दिया? उसके लिए आपके पास आंकड़े कहाँ थे? तो ये असल में एक बहुत मनमानी हुई है और भारत में एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सामाजिक अत्याचार हुआ है। इसको लेकर इस देश के खास करके पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोगों को, जिसमें से हर में से आप जितने लोग देख रहे हैं, इनमें से मुझे लगता है कि हर आदमी की ये हैसियत है कि 400-500 लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो जो भी सहमत है मेरे ख्याल से उनको इस बात को और इस डिबेट को, इस वीडियो को और तमाम इस तरह के और वीडियोज़ को शेयर करना, और उम्मीद है कि इस बातचीत में साहू जी महाराज का हमने जिक्र किया, बाबा साहब का जिक्र किया, कांसीराम साहब का जिक्र किया, लालू यादव का जिक्र किया, ये सारे लोग, मुलायम सिंह यादव, इन सारे लोगों में अपनी अपनी कमियां खामियां भी रही होंगी, लेकिन इन सबका एक समय में ऐतिहासिक योगदान रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव सबके साथ ही कोई भी व्यक्ति बनता है, समग्रता में देखना चाहिए। रामविलास पासवान साहब उस समय कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी मुखर थे। तो ये सारे जो इतिहास के तथ्य हैं, आज की तारीख में गोपीनाथ मुंडे साहब नहीं हैं, बीजेपी में रहे, बहुत सारी नीतियों पर आपको उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत साहस के साथ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम कास्ट सेंसस चाहते हैं। ये बहुत साहस का काम है। तो ये सारे लोग हमारे एक तरह से आगे टॉर्च लेकर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। तो उन सबको नमन करते हुए, याद करते हुए, गौतम बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध और फुले साहब को और सावित्री माई फुले और फातिमा शेख, इन सबको याद करते हुए मैं अपना वक्तव्य समेटता हूँ।